ठीक है। क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों में, क्यों? समिति, अल्लोक लेखा समिति, ये सब हो गया ना, क्यों? चलिए कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं इसमें बेसिक। चलिए अगली हेडिंग डालीगा। आज मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को 10 बजे तक पढ़ा दूँ, क्यों? 10 बजे तक मैं सोच रहा हूँ पढ़ा दूँ, कैसा रहेगा बोलो? कोई क्लास तो है नहीं, आज मैं पढ़ा दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक? जितना हम लोग पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्यों? चलो लिख, हाँ हेडिंग डालना। बिल बिल बिल। विधेयक क्या है? बिल मतलब नियम कानून। हेडिंग डालना विधेयक बिल। चलिए हेडिंग डालिएगा बिल। बिल में लिखिएगा, लिखिएगा बिल। हेडिंग डालिए आप लोग, चलिए लिखिएगा। पहला सरकारी विधेयक, सरकारी बिल। लिखिएगा सरकारी विधेयक, लिखिएगा सरकारी विधेयक लिखिएगा। जब कोई विधेयक संसद में, जब कोई विधेयक संसद में मंत्रीगण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जब कोई विधेयक संसद में मंत्रीगण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जब कोई विधेयक संसद में मंत्रीगण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जब कोई विधेयक मंत्रीगण के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। जब कोई विधेयक मंत्रीगण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। जैसे अमित शाह, अमित शाह, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, गडकरी, नितिन गडकरी, अमित शाह इत्यादि के द्वारा लाया गया विधेयक, नितिन गडकरी, अमित शाह इत्यादि के द्वारा लाया गया विधेयक सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक कहलाता है। नेक्स्ट लिखिएगा गैर सरकारी विधेयक। नेक्स्ट डालिएगा गैर सरकारी विधेयक। एक बच्चा इसमें 7 बजे आ गया था, क्यों? कोई 7 बजे आया था, वो नहीं आया क्या? तुम आ गए थे ना? कोई मैसेज ही नहीं हुआ था, बताइए कम से कम। क्या बताइए? लेकिन सैटरडे को तो वैसे कंप्यूटर बंद ही रहता है, क्यों? तुम गलती कर दिए, तुमको नहीं आना चाहिए था, क्यों? अच्छा चलो कोई बात। लिखो। हाँ अगला लिखिएगा इसमें। जब कोई विधेयक मंत्रीगण को छोड़कर, जब कोई विधेयक मंत्रीगण को छोड़कर, जब कोई विधेयक मंत्रीगण को छोड़कर किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जब कोई विधेयक मंत्रीगण को छोड़कर किसी अन्य सदस्य के द्वारा, किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। जब कोई विधेयक संसद में मंत्रीगण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मंत्रीगण को छोड़कर किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। जैसे सोनिया गांधी, कामा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कामा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कामा राहुल गांधी इत्यादि के द्वारा लाया गया विधेयक, सोनिया गांधी, कामा राहुल गांधी इत्यादि द्वारा लाया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक होता है। गैर सरकारी विधेयक होता है। तो डियर ये तो क्लियर हो गया कि जिसकी सरकार रहती है, जिस सदस्य द्वारा विधेयक लाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? सरकारी विधेयक कहेंगे। बोलो क्लियर हुआ? इत्यादि के द्वारा लाया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक होता है। चलो समझ लो, तब लिखो। जिसकी सरकार रहती है डियर, उसके द्वारा जो विधेयक लाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक, मतलब सरकारी विधेयक कहते हैं। इसमें सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो बीजेपी के सदस्य द्वारा जो विधेयक लाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक क्या है? गैर सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जो किसी अन्य सदस्य के द्वारा लाया जाता है, यानी सरकार में विपक्ष में आप देखें अखिलेश के द्वारा, सोनिया गांधी, राहुल के द्वारा, जिसकी सरकार ना उसके अन्य सदस्य के द्वारा जो विधेयक लाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ? अब सोचो, मैंने आपको बता दिया धन विधेयक और साधारण विधेयक। आप समझो, एक साधारण विधेयक होता है, एक मैंने बता दिया साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, एक साधारण वित्त विधेयक, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है। संविधान संशोधन
बिल यानी विधेयक, समझिएगा। आप याद करो डियर, मैं जब राष्ट्रीय आपको पढ़ा रहा था, बता था डियर आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया, बोलो है कि नहीं? और आर्टिकल 117 में किसका उल्लेख किया गया? विधि विधेयक का उल्लेख किया गया। तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 117 में किसका उल्लेख किया गया? विधि विधेयक का। धन विधेयक को चाहे विधि विधेयक को, और सर्वप्रथम किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? क्या बताओ डियर? राष्ट्रपति की अनुमति से। यानी धन विधेयक हो चाहे विधि विधेयक हो, सर्वप्रथम किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। बताया था मैंने, बताया था धन विधेयक क्या होता है डियर? तो मैंने बताया डियर, धन प्लस व्यय क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। यानी धन प्लस व्यय क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। यानी देश का पैसा कैसे कैसे खर्च होगा वही क्या कहलाता है डियर? धन विधेयक कहलाता है। क्लियर हुआ? मैंने आपको बताया डियर, इसको इंग्लिश में मनी बिल कहते हैं, मनी बिल कहते हैं। अगर इसके ऊपर को ऐसे क्रॉस करोगे, देखो एम के जैसा दिख रहा है, एक एक जैसा दिख रहा है, और एक एक को डबल जीरो को मिला दो, क्या हो जाएगा? 110। 110 में किसका उल्लेख किया गया? धन विधेयक का। बोलो क्लियर हुआ? तो धन प्लस व्यय क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। तो क्लियर हो गया। विधि विधेयक क्या होता है? धन प्लस व्यय प्लस टैक्स, यानी पैसा कैसे कैसे खर्च होगा, किस पे कितना टैक्स लगेगा, वही क्या कहलाता है? विधि विधेयक कहलाता है कि नहीं? तो विधि विधेयक है क्या? तो धन प्लस व्यय प्लस टैक्स, यानी देश का पैसा कैसे कैसे खर्च होगा, कितना किस पे टैक्स लगेगा, वही क्या कहलाता है? विधि विधेयक कहलाता है। अब पूछा जाता है कि धन विधेयक किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 110 में। धन प्लस व्यय क्या कहलाता है? धन विधेयक। धन प्लस व्यय प्लस टैक्स क्या कहलाता है? विधि विधेयक। विधि विधेयक किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 117। धन विधेयक और विधि विधेयक किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से किया जाता है। बोलो क्लियर हुआ? बोलो भैया। संविधान संशोधन विधेयक क्या डियर? हमने आपको एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं डियर, आप याद करिए। मैंने बताया देश में संविधान संशोधन विधेयक जो लाया जाता है उसी को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। जैसे मैंने बता दिया, संविधान के भाग 20 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया। संविधान संशोधन का जो कंसेप्ट है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और देखेंगे डियर, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो पारित की जाती है वो 3 प्रकार से पारित की जाती है। अब देखेंगे डियर, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और प्लस विशेष बहुमत प्लस 50% आधे ज्यादा राज्यों की सहमति से। तो हमारे कहने का सेंस है कि जो देश में संविधान संशोधन विधेयक होता है उसी को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। तो मैंने बताया कि जब मूल संविधान बना तो उसमें 22 भाग थे, जो प्रेजेंट टाइम कितने भाग हैं? 25 भाग में संविधान का 20वां चैप्टर आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन को लिखा गया। और संविधान संशोधन का कंसेप्ट कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से पारित की जाती है। पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष प्लस 50% आधे राज्यों की सहमति। साधारण बहुमत क्या है? जब किसी बिल विधेयक को हम लोकसभा और राज्यसभा में इजीली रूप से पारित कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? साधारण बहुमत कहते हैं, है कि नहीं? विशेष बहुमत क्या है? किसी बिल विधेयक को लोकसभा के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विशेष बहुमत कहते हैं। और तीसरा विशेष बहुमत प्लस 50% आधे राज्यों की। तो विशेष बहुमत लोकसभा के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, हमारे पास 28 राज्य, कम से कम राज्य 14 राज्य सहमति देंगे 28 राज्य में से, तब पारित किया जाएगा विशेष प्लस 50% राज्यों की सहमति। इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान कठोर लचीला कैसा है? दोनों डियर, बात कर रहे। तो आपसे कोई पूछे डियर कि संविधान संशोधन विधेयक क्या है, तो बताओगे संविधान में जो संशोधन संबंधित विधेयक होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। और कोई पूछे किस भाग में संविधान संशोधन को लिख किया गया? 20 में। कौन सा आर्टिकल है? 368। किस देश से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया कितने प्रकार से की जाती है? 3। पहला कौन सा मेथड है? साधारण, दूसरा विशेष और तीसरा विशेष प्लस 50% राज्यों की सहमति। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। तो साधारण विधेयक, सॉरी धन विधेयक, विधि विधेयक, साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, कोई पूछे बता जाओगे? धन प्लस व्यय क्या कहलाता है? बोलो। धन विधेयक। धन विधेयक किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? धन प्लस व्यय प्लस टैक्स क्या कहलाता है? विधि विधेयक। विधि विधेयक किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? धन विधेयक प्लस विधि विधेयक किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति। चलो लिखो, हेडिंग डालो, धन विधेयक लिखो, धन विधेयक लिखो, धन विधेयक लिखो। जहाँ पसंद गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नावे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, जय तब जय गाता, जनगण मंगलदायक, जय भारत भाग्य विधाता, जय 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 जय। चलिए लिखिएगा डियर, धन विधेयक में लिखिएगा। लिखिएगा संविधान के आर्टिकल 110 में
संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखेगा, अगला लाइन लिखेगा, अगला लाइन ले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक को, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक को सर्वप्रथम, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखेगा, विवाद होने की स्थिति में, विवाद, विवाद होने की स्थिति में, विवाद होने की स्थिति में राष्ट्रपति, विवाद होने की स्थिति में राष्ट्रपति, विवाद होने की स्थिति में राष्ट्रपति, विवाद होने की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। हो गया है? विवाद होने की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाया था ना आर्टिकल 108 में। संयुक्त अधिवेशन क्लिक किया गया। संयुक्त अधिवेशन भारत में अब तक 3 बार बुलाया गया, 1968, 1961, 1978, 2002 में। और ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो पे किसने क्या क्या प्रयोग किया था, वीटो शक्ति का, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखेगा, इस विधेयक को राज्यसभा, इस विधेयक को राज्यसभा, इस विधेयक पर राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकता है। इस विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकता है। चौदह दिनों तक रोक सकता है। चलिए अब हेडिंग डालेगा विधि विधेयक, लिखेगा विधि विधेयक, लिखेगा आर्टिकल 117 में विधि विधेयक का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 117 में विधि विधेयक का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 117 में विधि विधेयक का उल्लेख किया गया है। लिखेगा नेक्स्ट लाइन लिखेगा, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा डियर, लिखेगा इस विधेयक को राज्यसभा, इस विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकता है। इस विधेयक को राज्यसभा, राज्यसभा थोड़ा मिलाइएगा सेंटर, इस विधेयक को राज्यसभा केवल 6 महीने तक रोक सकता है। 6 महीने कर लीजिएगा, 14 दिन काट दीजिएगा। हाँ थोड़ा मिलाइएगा। इस विधेयक को राज्यसभा केवल 6 महीने तक रोक सकता है। इस विधेयक को राज्यसभा केवल 6 महीने तक रोक सकता है। 6 महीने तक रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिए डियर, विवाद होने पर राष्ट्रपति, विवाद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। विवाद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। विवाद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। चलिए नोट लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा नोट, नोट में लिखिएगा धन विधेयक तथा विधि विधेयक, धन विधेयक तथा विधि विधेयक राष्ट्रपति के पूर्ण पूर्ण अनुमति से, धन विधेयक तथा विधि विधेयक राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से सर्वप्रथम, धन विधेयक तथा विधि विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से सर्वप्रथम, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक या पूर्व विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। हो गया डियर। चलिए गुड, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन क्या लिखना, हेडिंग डालिएगा साधारण विधेयक, सिंपल बिल, लिखिएगा साधारण विधेयक, साधारण विधेयक लिखिएगा। साधारण विधेयक, धन विधेयक और विधि विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक और विधि विधेयक को छोड़कर सभी साधारण विधेयक होते हैं। धन विधेयक और विधि विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक साधारण विधेयक होते हैं। सभी विधेयक साधारण विधेयक होते हैं। सभी विधेयक साधारण विधेयक होते हैं। अब हेडिंग डालिएगा संविधान संशोधन विधेयक। ये तो क्लियर हो गया ना कि साधारण विधेयक क्या, धन विधेयक और विधि विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक क्या होते हैं,
साधारण विधेयक होते हैं। क्यों डियर, क्लियर है ना? चलिए अब अगली हेडिंग डालिएगा संविधान संशोधन विधेयक। हेडिंग डालिएगा संविधान संशोधन विधेयक। अगली हेडिंग डालिएगा संविधान संशोधन विधेयक। बोलो डियर, लिखिएगा जो विधेयक जो विधेयक जो विधेयक संविधान में संशोधन संबंधित होता है, संविधान संशोधन विधेयक लिखिएगा जो विधेयक संविधान में संशोधन से संबंधित होता है, जो विधेयक संविधान में संशोधन से संबंधित होता है, तो ऐसे विधेयक को तो ऐसे विधेयक को तो ऐसे विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। तो ऐसे विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिए यार, संविधान के भाग 20, यहां पे लिखिए, यहां पे लिखें संविधान के भाग 20 आर्टिकल 368, यहां पे लिखिए ऐसे लिखिए संविधान के भाग 20 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 20 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में 3 प्रकार से पारित की जाती है। लिखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में 3 प्रकार से पारित की जाती है। लिखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में 3 प्रकार से पारित की जाती है। जैसे जैसे पहले लिखिएगा साधारण बहुमत, यहां पे लिखिएगा साधारण बहुमत। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में 3 प्रकार से पारित की जाती है। जैसे पहला लिखिएगा साधारण बहुमत, दूसरा लिखिएगा विशेष बहुमत, दूसरा लिखिएगा विशेष बहुमत, तीसरा लिखिएगा विशेष बहुमत प्लस 50% आधे राज्यों की ज्यादा सहमति से। यहाँ पे लिखिएगा, दूसरा विशेष बहुमत ऐसे लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं साहब, तीसरा लिखिएगा विशेष बहुमत, तीसरा लिखिएगा विशेष बहुमत प्लस 50% आधे राज्यों की सहमति से, आधे राज्यों की सहमति से। तीसरा लिखिएगा विशेष बहुमत प्लस 50% आधे राज्यों की सहमति से, आधे राज्यों की सहमति से। दैट्स ऑल डियर, कंप्लीट हुआ है कि नहीं? तो हम लोगों ने शब्दावलियां पढ़ लिया, समितियां पढ़ लिया, विधेयक पढ़ लिया है कि नहीं? ये सब पढ़ाया नहीं जाता, मैंने आपको पढ़ा दिया, बात करें कि नहीं? अब एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, छोटा टॉपिक, निर्वाचन आयोग पढ़ लेते हैं, इलेक्शन कमीशन पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन पढ़ लेते हैं, निर्वाचन आयोग भाग 15, इसके बाद तब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट स्टार्ट करेंगे हम आपको, ठीक? कल क्लास चलेगी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए हेडिंग डालेगा संविधान का भाग 15, हेडिंग डालेगा संविधान का भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। लिखिएगा निर्वाचन आयोग, लिखिएगा आर्टिकल 324। अच्छी टॉपिक है, 40 मिनट लगेगा, इसको कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक? टारगेट बना के। चलिए नोट कर लिया आप लोग? चलिए हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 324, लिखिएगा इसके तहत भारत में निर्वाचन आयोग होगा। इसके तहत भारत में निर्वाचन आयोग होगा। एकदम मौसम ठंडा हो गया, क्यों? लग रहा है कहीं बारिश हो रही है क्या? मौसम एकदम अच्छा हो गया, क्यों? मतलब खाने पीने सोने वाला मौसम हो गया, क्यों? इसके तहत भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। हो गया डियर? चलिए लिखिएगा, लिखिएगा निर्वाचन आयोग, लिखिएगा निर्वाचन आयोग, लिखिएगा निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय कमा उपराष्ट्रीय कमा लोकसभा, निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय कमा उपराष्ट्रीय कमा लोकसभा एवं राज्यसभा, निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय कमा उपराष्ट्रीय कमा लोकसभा कमा राज्यसभा कमा राज्यसभा यों विधानमंडल के सदस्यों का, यों विधानमंडल के सदस्यों का, विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन कराता है, विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन कराता है, विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन कराता है।
कराता है, विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन कराता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट लिखिएगा गठन, गठन लिखिएगा 25 जनवरी 1950। हाँ हेडिंग डालिएगा गठन, गठन लिखिएगा 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। लिखिएगा गठन में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए 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 प्रत्येक 25 जनवरी को इसलिए प्रत्येक 25 जनवरी को इसलिए प्रत्येक 25 जनवरी को भारत में इसलिए प्रत्येक 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए प्रत्येक 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए प्रत्येक 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिखिएगा सदस्य संख्या, लिखिएगा लिखिएगा इसमें कुल सदस्य संख्या 3 होती है। इसमें कुल सदस्य संख्या 3 होती है। जैसे जैसे में लिखिएगा, पहला एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पहला लिखिएगा एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दूसरा 2 अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यहां पे लिखेंगे जैसे लिखेंगे वैसे लिखेगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दूसरा 2 अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। दो एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है कि नहीं। एक मुख्य और 2 क्या है, अन्य है, ठीक। 2 अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब हेडिंग डालिएगा नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति लिखिएगा नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, नियुक्ति लिखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ लिखिएगा हेडिंग डालिएगा नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। लिखिएगा शपथ राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ लिखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल लिखिएगा 6 वर्ष। हाँ कार्यकाल 6 वर्ष। नेक्स्ट लिखिए पदावधि, पदावधि में लिखिएगा 65 वर्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 65 वर्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट लिखिएगा 62 वर्ष 2 अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य की 65 और 2 के क्या दिया 62, ठीक। हाँ 65 वर्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 65 वर्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त लिखिएगा। नेक्स्ट 62 वर्ष 2 अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट लिखिएगा पदच्युति, हाँ लिखिएगा पदच्युति, पदच्युति लिखिएगा राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। पदच्युति में लिखिएगा राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा वेतन, हेडिंग डालेगा वेतन, हेडिंग डालेगा वेतन, वेतन लिखिएगा 2,50,000। वेतन लिखिएगा 2,50,000। लिखिएगा नोट, नोट में लिखिएगा पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, कौन बताओगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के प्रथम कौन थे, चलो लिख लो सुकुमार सेन थे, ऐसे लिखेंगे सुकुमार सेन थे प्रथम। हाँ सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी थे, भारत के मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी थे। SY कुरैशी थे। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा वर्तमान समय में, वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं, वर्तमान समय में
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार हैं। चलिए अब अगली हेडिंग डालेगा आर्टिकल 325। लिखेगा आर्टिकल 325 लिखेगा। लिखेगा इसके तहत किसी व्यक्ति को इसके तहत किसी व्यक्ति को इसके तहत किसी व्यक्ति को धर्म कमा मूल वंश कमा जाति कमा लिंग इसके तहत किसी भी व्यक्ति को धर्म मूल वंश जाति कमा लिंग के आधार पर किसी मतदाता सूची वोटर लिस्ट किसी मतदाता सूची में शामिल करने से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हेडिंग डालेगा आर्टिकल 326 326 हेडिंग डालेगा आर्टिकल 326 लिखेगा इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब हेडिंग डालेगा नोट लिखेगा एक सदमा संविधान संशोधन 1989 यहाँ पे एक सदमा संविधान संशोधन 1989 के द्वारा लिखेगा एक सदमा संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की उम्र लिखेगा एक सदमा संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा वोट डालने का अधिकार संवैधानिक अधिकार था। वोट डालने का अधिकार संवैधानिक अधिकार था लेकिन वर्तमान समय में वोट डालने का अधिकार विधिक अधिकार है, विधिक मतलब कानूनी। लेकिन वर्तमान समय में वोट डालने का अधिकार विधिक अधिकार है। हो गया। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखेगा वोट डालने का अधिकार है। हेडिंग डालेगा आर्टिकल 327 327 लिखेगा इसके तहत संसद निर्वाचन से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है। 327 लिखेगा इसके तहत संसद निर्वाचन संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। अब हेडिंग डालेगा छोड़ दीजिएगा निर्वाचन आयोग के कार्य। इसके तहत संसद निर्वाचन संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। अब हेडिंग डालेगा छोड़ दीजिएगा निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग के कार्य बीटीसी प्रधान वाला नहीं है क्या दोनों? क्यों एक प्रधान लड़ा था बीटीसी लड़ा था क्यों? कहाँ गया सब क्यों? छुट्टी में क्या क्यों? हाँ यहाँ पे एक आगे बैठा था क्यों? छुट्टी में आ रहे क्या सब क्यों? आज सोच रहा हूँ कि पॉलिटिकल क्या जाए रूम पे आराम से पकौड़ा तलेंगे खा पी के सो रहे हैं क्यों? पकौड़े तल लेंगे सब। चलिए कोई बात नहीं जो आएगा वो पाएगा। कल भी चलिए क्लास आप लोग आइएगा। कल मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा 2 घंटा लगेगा 1.5 घंटे पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे। जितने लोग आएंगे अच्छे तरीके से आज मैं निर्वाचन कंप्लीट करूंगा आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ा दूंगा। इसके बाद राजभाषा पढ़ा दूंगा आपका बचेगा टॉपिक लोकसभा संविधान सभा विधान परिषद इसको मैं कंप्लीट करूंगा तो आपका संविधान क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा है कि नहीं? तो आपका कोई नहीं बचेगा टॉपिक मतलब पूरा टॉपिक में क्या करूंगा पढ़ा दूंगा है कि नहीं? टॉपिक की मैंने सीधा से अच्छे तरीके से टॉपिक छोड़ा भी नहीं है कि नहीं? बेहतर तरीके से एक दिन टाइम में टेस्ट करा दूंगा आपका 100 क्वेश्चन का है कि नहीं? और 100 क्वेश्चन में सीरीज दूंगा उसको आप पढ़ लेंगे तो आप सुपर ब्रांड हो जाएंगे संविधान के कोई इशू नहीं रहेगी। सुपर ब्रांड का मतलब कि आप बैठेंगे एग्जाम में आप प्रश्न सोचेंगे संविधान का कौन सा क्वेश्चन गलत है क्यों सब आता रहेगा है कि नहीं? अभी कोई इतना सीधा कहीं भी टेक्निकल कोचिंग में इतना बेहतर संविधान पढ़ा जाता है इतना डीपली क्यों? एक टॉपिक को मैंने कंप्लीटली पढ़ाया है कि नहीं? संविधान कंप्लीट हो गया तभी तुम लोग को पढ़ा रहा हूं इस टॉपिक कोई प्रकार की कोई सुना रहा हो। अच्छा हम लोग सर्च करो कि सर का संविधान पढ़ा उसमें है कि नहीं वो सब नहीं मिलेगा यूट्यूब पे क्यों? दो तुम्हारे क्वेश्चन बता दे मतलब तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे संविधान पढ़ लिए क्यों? तुम गधे हो गए तुम लोग क्यों? तब पढ़ाना बेकार है जब तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या मतलब पढ़ाना क्यों? हम इसलिए पूछने लगोगे तुम लोग संविधान पढ़ने वाले चिंगारी चढ़ समझ रहे हो एकदम पूरी याद रहे संविधान क्यों? लगा एग्जाम नहीं पाएगा क्या तुम्हारे पास क्यों? लाओ देखें क्यों? दो इधर आओ। अरे क्या दिक्कत क्या है आंसर? अच्छा चेक करो क्या तुम? अच्छा चलो कोई बात नहीं आंसर भी दिया हुआ है मतलब हम देखें आंसर चलो बता। देखो हमारे अंतर्गत कहीं पंचायती राज व्यवस्था संबंधित मैंने पंचायती राज व्यवस्था की बलवंत मेहता समिति थी हमारी पंचायती राज व्यवस्था के अंदर लेकिन उसको संविधान का दर्जा नहीं लगा था तो बलवंत मेहता समिति 1957 में आई इसके बाद अशोक मेहता समिति आई पीके राव समिति आई है कि नहीं? तो उस हिसाब से आपके बलवंत मेहता होना चाहिए अगर बलवंत मेहता नहीं तो अशोक मेहता होगा। दिखाओ क्यों? हाँ देखो दिखाओ तुम प्रश्न जरूरी नहीं कि प्रश्न सही रहे गलत भी हो सकता है क्यों? अभी पंचायती राज व्यवस्था तुमको पढ़ाएंगे तुम प्रश्न क्या पूछो न्याय पंचायत पूछो। हाँ 1962 में न्याय शब्द तुम यूज नहीं किया प्रश्न का तुम सेंस नहीं पढ़ो। प्रश्न है 1962 में न्याय पंचायत एक सेंटेंस हो गया न्याय पंचायत यूज किया गया। पंचायत समिति और न्याय पंचायत समिति अलग अलग होता है बात समझ नहीं? न्याय पंचायत
कि अध्ययन के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस समिति का अध्यक्ष किया गया? तो दया 24 समिति होगा नहीं, ये भी नहीं थी। पीके थंगल होगा नहीं, पीके थंगल समिति जो थी देसी रियासत था। जी आर राजगोपाल स्वामी होगा, है कि नहीं? तो 1962 के अंतर्गत न्याय पंचायत में एक समिति बनी, जी आर समिति बनी थी। न्याय समिति तुम यूज नहीं किया, मैंने बनाया कि तुमको समिति बताया था, पंचायती राज व्यवस्था 4 समितियां थी। बलवंत राम मेहता समिति जो मैंने बताया था, जिक्र किया था, अशोक मेहता पीके राव समिति, जीबी समिति, है कि नहीं? तो न्याय समिति वही है आपका, जी आर पंचायत समिति। ठीक, देखो हर प्रेस का लॉजिक अलग होता है। क्यों न्याय पंचायत पूछा गया, तुम पंचायती राज मुझसे लगा कि तुम पंचायती राज समिति पूछो, क्लियर हो नहीं? तो प्रेस के लैंग्वेज के अंतर्गत है, है कि नहीं? तो अभी चीजें कि टॉपिक पढ़ो, जैसे मान लो 100 प्रश्न आ जाए, 100 प्रश्न 90 प्रश्न आराम से सॉल्व करोगे। 10 प्रश्न ऐसा रहेगा जो चीजें कहीं तुम अपने से सेल्फ स्टडी द्वारा करोगे, है कि नहीं? तो उसमें आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? जैसे हमने खाना बना के आपको दे दिया, सोचे कि मैं मुंह में डाल दूं पूरा रसगुल्ला, नहीं हो पाएगा, वो आपको डालना पड़ेगा रसगुल्ला, है कि नहीं? पहले रसगुल्ला डालते हैं, रोटी डालते हैं, सही मानते हैं? चलो देखो, ये पढ़ने का अच्छी चीज पहचान होती है। क्यों गलत भी करोगे, ऑप्शन भी करोगे, किस एग्जाम में आया था? क्यों? हाँ, अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। और बाकी संविधान के एक ही प्रश्न था, कौन सा था? चलो तुम्हारे सवाल को जल्दी किया जाए, इसके बाद आगे बढ़ा जाए। इसको निर्वाचन आयोग खत्म किया जाए। क्यों कल मिला जाए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ा जाए, आज पढ़ाने वाले थे, लेकिन तुम लोग की जनसंख्या देख के हमारा मन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ाने के लिए, है कि नहीं? तो इसको कल पढ़ा जाएगा। हाँ, अरे आर्टिकल पूछा, क्या पूछा? आर्टिकल निम्न का अनुच्छेद, हाँ, मामला केस पूछा, केस यूपीएसआई में पूछोगे, है कि नहीं? तो केस बहुत है, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, है कि नहीं? जावेद बड़ा हरियाणा सरकार, तो किस केस को प्रियारी करो वो मामले का, ये सब दरोगा में पूछा जाता है, मूल दीजिए। हाँ देखो, इसका समिति करंट का अपडेट होता रहता है, करंट से रिलेटेड, है कि नहीं? तो निष्ठा का अधिकार हाल में सुप्रीम कोर्ट 2014 के बाद माना था, हो सकता है 2014 वाला हो, क्योंकि निष्ठा का अधिकार इसमें हाल ही में माना था कि करंट अपडेट होता रहता है। केसेस जो होते हैं ना, जब वाद होता है किसी के अंदर, जैसे मैंने पढ़ा था बेड़ू बाड़ी बना भारत संघ, केस बना भारत के, तो केसेस जो तो वाद करंट से रिलेटेड है, कोई नागरिक को पसंद तो भारत सरकार भिया करता है, तो केस बन जाता है। मैंने पढ़ा था आर्टिकल 19 निष्ठा का अधिकार। निष्ठा का अधिकार मतलब होता है किसी की पर्सनल लाइफ में ताक झाक नहीं किया जाएगा, है कि नहीं? तो न्यायपालिका ने किस केस को मुद्दा करंट को बनाया, करंट का क्या मुद्दा, वो चीज पूछा गया, है कि नहीं? तो कौन सा करंट मुद्दा देखना पड़ेगा करंट का, बात समझ कि नहीं? आर्टिकल 19 पढ़ो ना, निष्ठा का अधिकार क्या है, आर्टिकल सॉरी आर्टिकल 21 के तहत निष्ठा का अधिकार क्या हमारा मौलिक अधिकार है, बात समझ कि नहीं? तो कौन सा माना हुआ है? 2014 वाला माना है, कौन सा माना है? 2011 वाला। अच्छा, तो वही नहीं बता रहे कि 2014 के बाद उन्होंने माना था, 2011 के मुद्दे को माना। 2014 में करंट का मुद्दा था, उसमें कहा था निष्ठा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के तहत, क्लियर हुआ? ये सब करंट के केसेस करंट के होते हैं। जैसे मैंने कहा मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978 पूछ सकता है, ये 1978 की घटना है। तो मेनका गांधी बना भारत संघ, मैंने केस आपको पढ़ाया था कि इस मामले में नेपाल ने कहा कि विदेश भ्रमण करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, 1978 का केस माना है। अब करंट का भी दे सकता है, कोई केस ला सकता है 2013 का 14 का, बात नहीं समझ रहे? करंट के अंतर्गत जैसे मैंने कहा कि मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978 की बात कर, इस मामले में नेपाल ने कहा कि विदेश भ्रमण करना नागरिकों क्या है, मौलिक अधिकार है। 1978 के अंतर्गत केस माना हुआ है कि नहीं? अगर नागरिक के अंदर रहेगा, आप एफआईआर कर दो, भारत सरकार पे कोई समस्या होगी, तो आपका भी केस बन जाएगा कि वर्तमान समय में इस केस के अंतर्गत करके नेपाल ने कहा कि विदेश भ्रमण करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है कि नहीं? एक बताया एमसी मेहता बना भारत संघ 1978, इस मामले में 1987 1987 इस मामले में नेपाल ने कहा कि स्वस्थ पर्यावरण पाना नागरिकों क्या मौलिक अधिकार है, बस समझे? तो केसेस करंट को भी कर देता, पुराने अपडेट दिया, तो जबकि 2011 को अपलोड किया, बस में कि नहीं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन मेन बात क्या है, करंट अपडेट होता रहता है कि अंतर्गत इसको वर्तमान में 50 केसेस ऐसे हैं जो कहीं आपके यूपीएसआई दरोगा में पूछे जाते हैं, बस में कि नहीं? ये सब केसेस वगैरह नहीं पूछे जाते हैं आप में, है कि नहीं? वो अपडेट कर दिया होगा, आयोग टेलीग्राम में बनाया हो तो डाल दिया होगा, बस में कि नहीं? संविधान से प्रश्न जो पूछा जाएगा 100% कर लिया होगा, है कि नहीं? बस दो ही प्रश्न था, केसेस का ही था। 2011 इकोनॉमिक्स का जनगणना, तुमको पता नहीं कि इकोनॉमिक्स में आता जनगणना? हाँ, तो जनगणना वो क्या बोलते हैं, 2011 की जनगणना आपको इकोनॉमिक्स वाले से पढ़ाएंगे। मुस्लिम की प्रतिशत कितनी है, पूरी भारत की आबादी कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, एससी की संख्या कितनी है, एसटी की संख्या कितनी है, पूरी आबादी का कितना परसेंट हिंदुओं का है, कितना मुस्लिमों का है, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे 2011 की जनगणना पढ़ा जाएगा, है कि नहीं? इसलिए कहते हैं ना कि आर्टिकल याद कर लोगे तो चीजें संविधान से रिलेटेड होगा, है कि नहीं? तो संविधान के प्रश्न से बाहर भी आप करो तो भी डील कर ले। और आगे बढ़ा जाए, चलो आप समझो। चलो इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट किया जाए। हमारे संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग को लिखा गया। निर्वाचन आयोग पूछा यार, तो कल तुम लोग नहीं आओगे क्यों? कल कौन करे, संडे की मतलब जनसंख्या कम हो जाएगी, क्या चल करो? अच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पूछना क्या फिर? हम्म, कौन से? संस्कृति अधिकारी भाषा, ये तुम तो भूगोल का पूछ रहे हो जी, क्यों भूगोल का प्रश्न? भाषा कहाँ पढ़ा है यहाँ पे? राजभाषा पढ़ोगे चैप्टर, मैंने आपको भाषाओं के बारे में पढ़ाया कि सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था, कहीं 2003 में बोडो डोगरी मैथिली संताली जोड़ा गया था, और आपके अंतर्गत मैंने बताया था 71 में 92 में हमारे अंदर 3 भाषा नेपाली मणिपुरी कोंकणी, मैंने संशोधन पढ़ाया था जो संविधान में संशोधन संबंधित। ये भाषाओं पढ़ोगे, मैपिंग करोगे भूगोल का, तो उसमें बताओगे किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी शास्त्रीय भाषा, कौन सी नीति भाषा, ये सब भाषाएं पढ़ोगे। तुमको ये नहीं पता कौन सा भूगोल का टॉपिक, संविधान का टॉपिक। संविधान में आर्टिकल होते हैं, भाग होते हैं, अनुसूचियां होते हैं, प्रस्तावना होते हैं, संविधान होते हैं, ठीक? नहीं तो भाषा के अंतर्गत मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाया, भाषा में तो आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे 343 आर्टिकल से लेकर 353 तक। 343 आर्टिकल में संघ की भाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। 344 आर्टिकल भारतीय राष्ट्रीय राजभाषा का गठन करेगा। 345 आर्टिकल जो 22 भाषा देंगे, हर राज्य अधिक भाषा दे सकता है। 346 में संघ राज्य राष्ट्रीय परिवार की भाषा हिंदी अंग्रेजी होगी। ये सब आर्टिकल संबंधित होगा, है कि नहीं? जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट भूगोल में पढ़ोगे आप, है कि नहीं? पूछ लो, कोई इशू नहीं, अगर आएगा बता देगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं है, तो कोई पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक संविधान में, कौन सा। मैंने संविधान को बोला ना भाषाओं का, तो मैंने बताया कि संविधान के टॉपिक है भूगोल का टॉपिक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो, प्रश्न पूछ लो। भाषाएं देखो अलग टॉपिक, हमारे जो संविधान से रिलेटेड मैंने उस पढ़ाया था। तो हाँ, तो कोई चीजें रिलेटेड कोई इसमें पूछ सकते हो, भूगोल टॉपिक मैंने किया। हाँ तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, पूछो क्या टॉपिक है। अच्छा नहीं दिया, अच्छा चलो संतोष होना तुम, क्यों? हाँ तब ठीक है, चलो चलो देखो हमारे अंदर भाषा संबंधित पढ़ोगे, भाषा के अंतर्गत राजभाषा में चैप्टर पढ़ाऊंगा संविधान का भाग 17, है कि नहीं? और राजभाषा के अंतर्गत उस चीज के अंतर्गत कैप्चर संविधान से रिलेटेड आएगा तो एक भी प्रश्न तुम नहीं छोड़ोगे भाषा संबंधित। जैसे मैंने बताया था 71 में 1992 में 3 भाषाएं कौन कौन जोड़ी गई थी भाषा संबंधित? हाँ गधे हो तुम, हम क्या पूछें क्या बता रहे हो? मूल संविधान में 14 भाषाएं थे, लास्ट में आज जो प्रेजेंट टाइम 22 भाषाएं जो संविधान से रिलेटेड भाषा मैंने आपको पढ़ाया है, बता दिया कि 1992 में 3 भाषाएं कौन कौन जोड़ी गई थी। देखो नेपाली, वो बता दिया, तुमको पता नहीं है कौन सी भाषा जोड़ी थी, अभी बताया था। 2003 में 4 भाषाएं कौन कौन जोड़ी गई थी, पता नहीं है। 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी थी, पता नहीं है।
पढ़ो, है कि नहीं। भाषा संबंधित जो है हमने अपना ड्यूटीज कर दिया, है कि नहीं। जब संविधान पढ़ लोगे, एक सब्जेक्ट पढ़ो, तब जाके इतना डील कर लोगे। पूरा पढ़ोगे तो 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें 40, 45, 35 तक सही कर लिया, है कि नहीं। तो भाषाओं संबंधित मैंने संविधान संशोधन पढ़ा है, अभी आर्टिकल भाषाओं संबंधित पढ़ोगे, है कि नहीं। और सातवीं भाषा, नित्य भाषा, ये सब ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, बात समझ नहीं। वो ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ोगे, है कि नहीं। जैसे गरबा कहाँ बोली जाती है, नृत्य कहाँ बोली जाती है, भाषा कौन सी बोली जाती है, कि नहीं। एक हिंदी में चैप्टर बोली होती है, सोर सैनी भाषा कहाँ बोली जाती है कि नहीं। भोजपुरी भाषा कहाँ बोली जाती है, सब चीजें पढ़ोगे उसमें, है कि नहीं। तो संविधान से रिलेटेड मैंने आपको काम कर दिया। संविधान से रिलेटेड प्रश्न न करो तो आप इस चीज को कहो, है कि नहीं। तुमको पता नहीं है संविधान पढ़ाया हुआ, सोचिए लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए, तुमको पता नहीं कौन सी भाषा कब जोड़ी क्या जोड़ी, है कि नहीं। बताओ, डांटने के बारे में समूह बनाने लोगों कि सर डांट रहे हैं, पूछ रहे, आलोचना कर रहे हैं। हाँ? पढ़ोगे तब तो याद होगा, है कि नहीं। उसको छोड़ दोगे, अभी आ जाएगा कि किसवां संविधान संशोधन के तहत भाषा संबंधित कौन सी भाषा जोड़ी है। आप सुनते थे सिंधी नेपाली गलती करके आओगे, जब पता नहीं है गलती करोगे क्या करो। नहीं तो उसको संविधान है, तो संविधान आप पढ़ो ना, है कि नहीं। घर पे 10 मिनट आप तो पढ़ ही सकते हो, जब 1 घंटा यहाँ पढ़ लो, 10-20 मिनट घर पे तो आप दे सकते हो, संविधान को रिवीजन कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया प्रस्तावना, प्रस्तावना ऐसा थोड़ी 4 घंटा पढ़ना है, 10 मिनट उसमें मेन सीरीज को देखो तैयार हो गया। अब सोचो कि संविधान कब हो जाए, तब 10 मिनट पढ़ते रहे, नहीं याद होगा। इसी बार संविधान का हर डाटा याद कर लिया, है कि नहीं। जाना संविधान का टेस्ट मारना, जितना संविधान पढ़ाएगा 100 क्वेश्चन में आप 90 क्वेश्चन कर लोगे, 10 क्वेश्चन बचेगा, 10 क्वेश्चन क्या कर लोगे। जेई का कोई भी हो चाहे टीजीटी का कोई भी हो, है कि नहीं। तो संविधान से रिलेटेड प्रश्न कर लोगे, है कि नहीं। मेहनत करोगे तब हो पाएगा, बात समझ नहीं। अब समझिए, हमारे संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग को लिखा गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग को लेकर क्या दोगे 15 में, कहां से आर्टिकल है 324 लेकर 329 तक। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, हिंदी में लिखोगे इसको 15। और निर्वाचन में एक शब्द आ रहा नी से लेटेस्ट करेंगे नीर, नीर में क्या होता है पानी, देखो प से पानी होता है, प से 15, और भाग 15 में किसका उल्लेख किया गया, निर्वाचन आयोग का। और निर्वाचन आयोग की इंग्लिश होती है इलेक्शन कमीशन होती है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन को काउंट करोगे कुल कितने शब्द आएंगे 15, और भाग 15 में किसका उल्लेख किया गया, निर्वाचन आयोग का। तो प्रश्न बनेगा कि किस भाग में निर्वाचन आयोग को उल्लेख किया गया 15 में, और कहां से आर्टिकल है 324 लेकर 329 तक। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद आप देखेंगे यार, संविधान के आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख किया गया। निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 324 में उल्लेख किया गया। पूछा जाता है किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख किया गया 324 में। निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था यार 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग का गठन किस आर्टिकल के उल्लेख किया गया 324, और निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है, कि नहीं। देखो 24 में 4 है और निर्वाचन में 4 है, और आर्टिकल 324 का किसका उल्लेख किया गया, निर्वाचन आयोग का गठन का उल्लेख किया गया। इतनी बात क्लियर हुई, बोलो भैया। तो प्रश्न बनेगा किस भाग में निर्वाचन आयोग को उल्लेख किया गया 15 में, कहां से आर्टिकल है 324 लेकर 329 तक। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया 324 में, और निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 3 होती है, 3 सदस्य पूरे निर्वाचन आयोग को कंडक्ट कराते हैं। निर्वाचन आयोग करने क्या देखेंगे, जो काम होता है केंद्र और राज्य के अंतर्गत चुनाव को संपन्न कराना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। 3 सदस्य ऐसे हैं जो निर्वाचन आयोग का कार्य करते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरा अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 2 अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक मेन होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 3। एक अन्य होते हैं, 2 क्या होते हैं, अन्य होते हैं। एक मुख्य होता है, 2 क्या होते हैं, अन्य होते हैं। अब देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और शपथ देखेंगे यार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, और कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि होती है 65 वर्ष होती है, जो हमने बताया कि कुल टोटल 3 होते हैं, जिसमें से एक मुख्य होता है, 2 अन्य होता है। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि होती है 65 वर्ष होती है, है कि नहीं। 65 वर्ष मुख्य निर्वाचन आयोग की होती है, और 2 के अन्य की 62 वर्ष होती है, कि नहीं। तो पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि कितनी होती है, 65 वर्ष, अन्य की कितनी होती है, 62 वर्ष। पदच्युति, पदच्युति संसद की सहमति से या राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। और भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। स्ट्रेटेजिक में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, क्या बताओगे, सुकुमार सेन। और भारत के मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, एस.वाई. कुरैशी थे। और वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार रेड्डी, है कि नहीं। तो प्रश्न बनेगा कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। भारत के मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, एस.वाई. कुरैशी। इतनी बात समझ में आई, बोलो भैया। तो बताओ किस भाग में निर्वाचन आयोग को उल्लेख किया गया 15 में, है कि नहीं। और कहां से आर्टिकल है, मुख्य निर्वाचन का गठन किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस। मुख्य निर्वाचन में कुल कितने सदस्य होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि कितनी होती है, अन्य की कितनी होती है, 62 वर्ष। और अब देखिए मुख्य निर्वाचन आयोग की जो सैलरी होती है 2,50,000 होती है। तो आपसे कोई पूछे कि मुख्य निर्वाचन आयोग की सैलरी कितनी होती है, क्या बताओगे, 2,50,000 होती है, कि नहीं। इसके बाद संविधान का आर्टिकल 326 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर्टिकल 326 में कहा गया वोट देना संवैधानिक अधिकार था, यानी वोट देना देखेंगे संवैधानिक अधिकार था, यानी संविधान में इसका जिक्र किया गया था, संवैधानिक अधिकार था। लेकिन आप देखेंगे यार एक संविधान में संशोधन लाया गया जिसका नाम था 61वां संविधान संशोधन 1989। और पहले वोट डालने की एज 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वर्तमान में एज कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो वोट डालना संवैधानिक अधिकार था, संविधान में इसका जिक्र किया गया था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट डालने की एज 21 वर्ष से घटाकर करंट में 18 वर्ष कर दिया गया। और वोट डालना आप विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है, यानी हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपना मत किसी को दे सकता है, गांव का प्रधान बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र अपना मत किसी को दे सकता है। तो पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत वोट डालना संवैधानिक अधिकार था, 326। वर्तमान में वोट डालना कौन सा अधिकार है, विधिक अधिकार। पहले वोट डालने की एज कितनी वर्ष थी, 21 वर्ष, वर्तमान कितनी है, 18 वर्ष। और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। क्लियर हुआ, बोलो भैया। इसके बाद संविधान का आर्टिकल 324 के बाद 25 आर्टिकल था। इसमें से आर्टिकल आप देखेंगे यार 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल है। हम आपको पूरा आर्टिकल पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कुछ है। इसमें जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो 324 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 326 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट और बाकी कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम लोग सब आर्टिकल देखेंगे, कोई इशू नहीं है। अब देखिए आर्टिकल 325 में कहा गया कि आर्टिकल 365 में कहा गया कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वोटर लिस्ट में शामिल करने से भेदभाव नहीं करेगा।
भाई जब 18 वर्ष का कोई व्यक्ति हो जाता है, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव, चाहे गांव के प्रधान का चुनाव, तो उसमें अपना मत दे सकता है। यानी वहां के गांव का मुखिया होगा, वहां के तहसीलदार जो होंगे, उस व्यक्ति को भी वोट डालने का नाम को सम्मिलित करेंगे। यही संविधान के आर्टिकल 325 में कहा गया है। तो पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत हर व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करके वोटर लिस्ट में शामिल किया जाओगे? 325 और 326 आर्टिकल पढ़े हो वोट देना संवैधानिक अधिकार तो पहले, लेकिन वर्तमान में कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। और आर्टिकल 326 के बाद आर्टिकल 327, आर्टिकल 327 में कहा कि संसद निर्वाचन संबंधित कोई भी कानून बना सकता है। यानी आर्टिकल 327 में कहा कि संसद निर्वाचन संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। अगर संसद में केंद्र सरकार चाहेगी तो निर्वाचन संबंधित कोई भी नियम कानून को क्या कर सकती है? बना सकती है नहीं? यहां से बेसिक क्लियर हुआ? बोलो भैया। तो प्रश्न बनेगा किस भाग में निर्वाचन आयोग को उल्लेख किया गया? 15। कहां से आर्टिकल है? निर्वाचन आयोग गठन किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? निर्वाचन आयोग गठन कब हुआ था? 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? शपथ कौन दिलाता है? कार्यकाल कितना होता है? पदावधि कितनी मुख्य की होती है? अन्य की कितनी होती है? मुख्य निर्वाचन आयोग का वेतन कितना होता है? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अच्छा, हमारे संविधान के किस आर्टिकल में कहा कि वोट देना संवैधानिक अधिकार था? वर्तमान समय वोट डालना कौन सा अधिकार है? विधिक। वोट डालने के पहले वर्ष कितनी वर्ष थी? वर्तमान में कितनी कर दी गई है? किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? एक सर्वोच्च संविधान 1989 के तहत। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिएगा। निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्य थे। लिखिएगा निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्य थे। लिखिएगा निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्य थे। जैसे पहला पॉइंट लिखिएगा, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करता है। जैसे लिखिएगा राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करता है। राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट अगले लाइन से लिखिएगा, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता समाप्त करता है। राजनीतिक पार्टियों को मान्यता समाप्त करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अगले लाइन से लिखिएगा, राजनीतिक पार्टियों का चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। आवंटित में बंटवारा करना। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। नेक्स्ट लिखिएगा, चुनाव तिथि घोषित करता है। चुनाव डेट, चुनाव तिथि घोषित करता है। चुनाव तिथि घोषित करता है। नेक्स्ट लिखिएगा, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। चुनाव चिन्ह आवंटित घोषित करता है। चुनाव रिजल्ट घोषित करता है। रिजल्ट मतलब परिमाण। चुनाव रिजल्ट घोषित करता है। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, चुनाव के लिए निश्चित फिक्स, चुनाव के लिए निश्चित धनराशि सुनिश्चित करता है। चुनाव के लिए निश्चित धनराशि सुनिश्चित करता है। चुनाव रद्द करवाता है, लिखवा दिया क्या? हाँ लिखिएगा, चुनाव के लिए निश्चित धनराशि निश्चित सुनिश्चित करता है। हो गया? हाँ, चुनाव रद्द करवाता है। रद्द मतलब कैंसिल। चुनाव रद्द करवाता है। नेक्स्ट लिखिए, आचार संहिता। लिखिएगा, आचार संहिता लागू करता है। आचार संहिता मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? आचार संहिता किसे कहते हैं? बोलो। अच्छा, गवर्नमेंट काम ना करना आचार संहिता होता है। क्यों? हाँ, आचार संहिता अचार खाने वाला अचार नहीं है, वरना सोचना आचार है। क्यों? बाबा रामदेव का आचार संहिता मतलब कि चुनाव के नियम कानून के अकॉर्डिंग चलना, निर्वाचन आयोग के नियम कानून को फॉलो करना, ही क्या कहलाता है? आचार संहिता कहलाता है। चुनाव के कई नियम कानून होते हैं कि प्रचार वगैरह नहीं कर सकते, कोई नियुक्ति वगैरह नहीं आती, सरकारी जो भी रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करेंगे, क्या आचार संहिता है। चुनाव होगा, प्रधान के अंदर आप देखेंगे, उसके अंदर कोई भी दबंगी वगैरह नहीं कर सकता, चुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न कराना, क्या कहलाता है? चुनाव आचार संहिता कहलाता है कि नहीं? देख सब में आप डेफिनेशन दे सकते हैं, उसके कई नियम कानून होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं। ठीक, चलिए अभी निकालेगा, वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय पार्टी के पार्टियां, वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय पार्टियां, वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टियां, कोई बताएगा वर्तमान समय कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? कोई खड़ा होकर बताए, कोई भी खड़ा होकर बताए। किसी को पता नहीं है? क्यों? हाँ, कांग्रेस और भी है कई पार्टियां। हाँ, क्या करें? बसपा और कोई बताए? चलो बैठ जाओ, लिखो, वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय पार्टियां निम्नलिखित हैं। अच्छा, इस बार वो भी बन गई ना, समाजवादी पार्टी भी बन गई ना, राष्ट्रीय पार्टी दूसरे स्थान पर उसकी आई है ना? क्यों? हाँ, दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी भी बन गई है। चलिए लिखिएगा, वर्तमान समय में निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्टियां हैं। देखिए, पहला भारतीय जनता पार्टी, लिखिएगा भारतीय जनता पार्टी। दूसरा लिखिएगा आम आदमी पार्टी। दूसरा लिखिएगा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, अगला अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला लिखिएगा नाम बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट लिखिएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेक्स्ट लिखिएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा, लास्ट लिखिएगा भारतीय समाजवादी पार्टी। लास्ट लिखिएगा भारतीय समाजवादी पार्टी। अभी हाल ही में बनी है। क्यों?
भारतीय समाजवादी पार्टी, अखिलेश भैया, डिंपल भाभी, क्यों लोग कहते हैं प्रेम से, है कि नहीं? समाजवादी पार्टी। तो पार्टियां क्लियर हो गया। अब लिखो हेडिंग डालो, वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टी की शर्तें। राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती हैं ये सब किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ा देना तुम लोग को। लिखो वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टी की शर्तें। वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टी की शर्तें हो गया क्लियर। चलो लिखो वर्तमान समय में, सॉरी हाँ पहला पॉइंट लिखना, शर्तें पहला पॉइंट लिखना, एक ही राज्य में लोकसभा की 11 सीटें। लिखिएगा एक ही राज्य में लोकसभा की 11 सीटें, यानी किसी पार्टी के एक ही राज्य में लोकसभा की 11 सीट निकल जाती है, वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पार्टी। हाँ एक ही राज्य में लोकसभा की 11 सीटें। दूसरा लिखिएगा एक ही राज्य में लोकसभा की 2% सीट। एक ही राज्य में लोकसभा की 2% सीट, 2% सीट, एक ही राज्य में लोकसभा की 2% सीट। चलिए अगले लाइन लिखिएगा, अगले लाइन लिखिएगा 3 अलग अलग राज्यों में कुल 4 सीटें। अगले लाइन लिखिएगा 3 अलग अलग राज्यों में कुल 4 सीटें। 3 अलग अलग राज्यों में कुल 4 सीटें। 3 अलग अलग राज्यों में कुल 4 सीटें। लिखिएगा इनमें से कोई भी इस शर्त को पूरा करने पर, इनमें से कोई भी इस शर्त को पूरा करने पर, इनमें से कोई भी इस शर्त को पूरा करने पर राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। इनमें से कोई भी शर्त पूरा करने पर राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। लिखिएगा राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने पर, लिखिएगा राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने पर, लिखिएगा राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने पर उस पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने पर उस पार्टी को अस्थायी चुनाव चिन्ह, परमानेंट, उस पार्टी को अस्थायी चुनाव चिन्ह तथा सरकारी आवास, राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने पर उस पार्टी को अस्थायी चुनाव चिन्ह तथा सरकारी आवास, तथा सरकारी आवास तथा सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी आवास तथा सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी आवास तथा सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है। अब क्लियर हुआ? क्यों समझे राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है? क्यों जीवन से लेकर अब तक इतना चुनाव दिखे, इतनी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, पता नहीं होगा। अब तो क्लियर होगा ना कैसे पार्टी राष्ट्रीय बनती है। बोलो चलो अब निकालो आर्टिकल 328, 328 इंपॉर्टेंट नहीं, लिखवा देना, लिखो 328, लिखो 328, लिखो इसके तहत राज्य किसी भी विधानमंडल के लिए, लिखो आर्टिकल 328, इसके तहत राज्य, इसके तहत किसी राज्य के विधानमंडल के लिए, इसके तहत किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में, इसके तहत किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में, निर्वाचन के संबंध में, निर्वाचन के संबंध में विधानमंडल को, निर्वाचन के संबंध में विधानमंडल को, विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है। विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है। विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है। चलो हेडिंग डालो लास्ट आर्टिकल 329, 329, चलो लिखो 329, लिखो इसके तहत निर्वाचन से संबंधित, इसके तहत निर्वाचन संबंधित, इसके तहत निर्वाचन संबंधित मामलों में, इसके तहत निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का, इसके तहत निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। हस्तक्षेप मतलब रोल, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। दैट्स ऑल हियर, है कि नहीं? निर्वाचन आयोग क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो मैंने जितना आपको आर्टिकल बताया, जितनी सीरीज बताई है, ठीक, इसको बेहतर तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। निर्वाचन आयोग संबंधित प्रश्न आएगा एग्जाम में, तो आप गलत नहीं करोगे। और कल हम लोग मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे, है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ लेंगे और लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद पढ़ लेंगे और पंचायती राज व्यवस्था पढ़ लेंगे, है कि नहीं? तो आपकी टॉपिक क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं? तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मिलेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक। हाँ टाइम जैसा होगा आपको मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक। टाइम यही रहेगा जहाँ तक, अगर मान लीजिए मैसेज नहीं आता तो 7 बजे रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको टाइम सूचित कर दिया जाएगा कि आपकी क्लास 12 बजे चलेगी, ठीक। लेकिन यही टाइम आपका मान के चलिए 7 बजे रहेगा, ठीक। और भगत सर की तबीयत मान लीजिए आज गए ट्रीटमेंट कराने के लिए कल गए थे, मैं भी साथ में था उनके, लगभग 11 बजे से लेकर 2 बजे तक नाचे हॉस्पिटल में गए थे। तो मतलब डॉक्टर ने बताया कि दिमाग में नस में चर्बी हो गई, मतलब जैसे नस होती है ना, जैसे डाइवर्ट होना, मतलब ज्यादा सोच लेने पे, तो काफी टेंशन से लिए थे। कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है और हो सकता है कल के बाद मंडे से आपकी क्लास कंटिन्यू है कि नहीं? तो काफी आप लोग भी संघर्ष किया, 4-5 दिन वेट किया, है कि नहीं? जैसे मुझे टाइफाइड हुआ था तो मैं 10 दिन के लिए घर चला गया था, है कि नहीं? तो भगत सर तो 5 दिन के लिए नहीं ले रहे हैं, 6वें दिन से क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, है कि नहीं? इस विपत्ति में हमें और आपको मिलकर साथ देना चाहिए, है कि नहीं? तो कोई पूछ रहा था कि सर आपकी ऐसी क्लास चलती रहेगी, क्यों गधे हो तुम? क्यों मतलब 2-4 दिन कोऑपरेट नहीं कर सकते? मतलब साल भर में, मतलब क्लास तुम लोग 6 महीने लगातार पूरे टॉक, मतलब अच्छे से कंप्यूटर भी चला, टेक्निकल भी चला, नॉन टेक्निकल भी चली, पॉलिटी, मतलब 2-4 दिन 5 दिन की बात आ जाती है, तुम लोग कह रहे हो कि सर ऐसी क्लास हमेशा चलता रहेगा क्या, है कि नहीं? जैसे टीचर स्वस्थ हो जाएगा भाई चलेगा, है कि नहीं? अब जिंदगी से बढ़ के थोड़ी कुछ होता है। अभी तुम लोग फीवर हो जाता है, पूछो तो कहोगे बानी समूह बनाओगे, कभी तबियत नहीं, पढ़े नहीं थे, है कि नहीं? बात समझ नहीं? कोई पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? क्यों तुम ही पूछ रहे थे? तुम पूछ रहे थे क्यों? वो नहीं पूछा, तुम ही साथ पूछ रहे थे क्यों? अच्छा नहीं पाल बोले, चलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछा था, अच्छी बात है। बाकी 1-2 दिन में आपकी क्लास चलने लगी, ठीक। नेक्स्ट मिलते हैं।